हेलो, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी भी अपनी इससे भी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए प्रयासरत होंगे आप लोग। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए सेशन को। एक बार सारे लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। एक बार सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी भाई शेयर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। आज हम हमारे यहाँ हैं, इसमें 100 MCQ लेके आया हूँ मैं। क्या लेके आया हूँ? 100 MCQ लेके आया हूँ, क्योंकि 10 नंबर का पर्यावरण एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 10 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के टॉप 100 हैं, तो टॉप 100 MCQ हैं, उनको कवर कराऊंगा। स्पीड में हम लोग देखते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम लगाएंगे। तो आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आपके नीचे कमेंट देख रहा हूँ। तो आप बताइए, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? आप लोग कमेंट करिए, किसके द्वारा किया गया? डार्विन द्वारा, हैकल द्वारा, लैमार्क द्वारा, मेंडल द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया? अर्नेस्ट हैकल, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट हैकल। किसके द्वारा किया गया? अच्छा, दिख नहीं रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ। इनके द्वारा किया गया, अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल द्वारा किया गया। कब किया गया? आप लोग कमेंट में बताइए, कब किया गया? 1866 में। कब किया गया? 1866 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता डायरेक्टली कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वो किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित अध्ययन होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं? तो आप लोग कमेंट करिए। जीव 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 इसमें दो जगह दे दिया है, जीव और पर्यावरण, पर्यावरण और पर्यावरण केवल वनस्पति। तो इसमें जीव और पर्यावरण दोनों को मिला के अध्ययन करता है, जीव जंतुओं और जो हमारे आसपास का वातावरण है। हमारे जो आसपास का वातावरण, उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जो भी हम आसपास देखते हैं, जो भी चीजें देखते हैं, वो सारी किस में आ जाती हैं? पर्यावरण में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? पर्यावरण। एक बार आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें भाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव। मान ली ऊर्जा कैसे जाती है? एक देशी जाती है। इधर से अगर मान लिया हमारे से आप जब कोई खाद्य सामग्री खाते हैं तो आपके पास ऊर्जा आ जाती है। फिर आप वो जब आपको जैसे कोई मान लीजिए खरगोश ने, ये खरगोश, एक ये घास है, ये घास किसने? खरगोश ने खा ली, खरगोश ने खा ली। खरगोश के बाद खरगोश को आपने खा लिया, तो ये कैसा ऊर्जा यहाँ से? ये नहीं कि ऊर्जा इसने इसको खा लिया तो ऊर्जा इसके पास भी आई, ऐसा नहीं है। तो ये कैसा? एक देशी चलता है, वापस नहीं आता। तो कैसे हो गई? ये एक देशी हो गई। कैसे? एक देशी, एक दिशा की तरफ चलता है, एक देशी। कैसी हो गई? ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक देशी होता है। उसके बाद देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे छोटा घटक कौन सा है? बायोम, जीव मंडल और जनसंख्या। जनसंख्या सबसे छोटा हो गया, जनसंख्या में कई लोग मिलकर बनते हैं, जीव मंडल भी जैव अजैव मिलकर बनते हैं। बायोम एक स्पेशल एरिया में जो भी जीव जंतु होते हैं, उस पार्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। ये भी नहीं है। तो इसमें क्या है? जीव। सबसे छोटी इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे छोटी इकाई है जीव। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीव। आप लोग कमेंट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है क्या भाई? शेयर कर दें अपने दोस्तों में भी भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। उसके बाद देखते हैं अपघटक। अपघटक का कौन उदाहरण है? भाई गाय क्या है? अपघटक है? नहीं है। फंगस कैसे है? ये फंगस कैसे? बैक्टीरिया और फंगस क्या है? ये अपघटन करते हैं। जैसे जो भी चीजें, जैसे हमारे द्वारा जो भी चीजें मलबा मूत्र जाया जाता है, अपघटन मतलब उनको सड़ाते गलाते हैं, पृथ्वी में ही मिला देते हैं। तो फंगस, फंगस और जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, ये किसका काम करते हैं? अपघटक का काम करते हैं। चीजों को सड़ा गला देते हैं। उसी मिट्टी में ही, मिट्टी से ही जन्मे हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। वो वाली आपने कहावत सुनी होगी, वो किससे संबंधित है? इसी बैक्टीरिया हमको क्या है? मिट्टी में ही मिला देते हैं। क्या क्या करते हैं भाई? मिट्टी में ही मिला देते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमको मिट्टी में ही मिला देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 10% ऊर्जा नियम। मान लो जो ऊर्जा का संस्तर है, जो ऊर्जा है, उसका 10% के नियम किसके द्वारा दिया गया? टिंडल, ओडम, लिंडमैन या व्हिटकर द्वारा? तो लिंडमैन द्वारा दिया गया। जो वैज्ञानिक थे लिंडमैन, इनके द्वारा ये बहुत पूछा जाता। किसके द्वारा दिया गया? लिंडमैन द्वारा दिया। इन्होंने क्या बताया था? मान लो आप किसी जीव जंतु को खाते हो, उसकी 10% ऊर्जा ही आपके
आपके में संचित होगी। उसके बाद आप किसी को खाते उसकी 10%, मान लो इसकी 100 ग्राम ऊर्जा आपके पास चली, फिर इसकी 100 ग्राम का 10%, 10 फिर इसकी 10%, ऐसे करके इनका मतलब है एक स्तर से दूसरे स्तर में जो भी ऊर्जा का प्रभाव होता है जो ऊर्जा के नियम के अनुसार, तो वो कितना होता है, केवल 10% होता है। सेशन को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में। जैव विविधता के स्तरों की संख्या कितनी है? जैव विविधता के टोटल कितने स्तर हैं? एक स्तर है, दो स्तर है, तीन स्तर है। आप लोग कमेंट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है क्या? कमेंट कर दीजिए भाई। तो जैव विविधता के कितने स्तर हैं? तीन। जैव विविधता के कितने स्तर हैं? तीन स्तर हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और एक कौन सा हो गया? आप लोग कमेंट में बताइए। आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है, आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है एक ही प्रजाति में भिन्नता। विविधता का मतलब है कि मान लीजिए हम अलग तरह के दिखते हैं, हमारा भाई अलग तरह के दिखता है, जो भी हमारे चाचा के भाई लड़के अलग तरह, तो इसमें क्या है? विविधता है। एक ही प्रजाति के लोग हैं पर हमें क्या है? विविधता है, अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं, उनकी बनावट स्वरूप अलग अलग होते हैं, तो वो का एक ही प्रजाति में भिन्नता का क्या कहते हैं? आनुवांशिक विविधता। क्या कहलाता है? आनुवांशिक विविधता। क्या कहलाएगा भाई? आनुवांशिक विविधता। आप लोग कमेंट कर दीजिए, आवाज आ रही है कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भाई सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा में, मरुस्थल में, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, टैगा में। टुंड्रा टुंड्रा प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमालय हम अपने इंडिया में हिमालय में टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं, वहीं पे टैगा पाए जाते हैं। मरुस्थल में तो जैव विविधता होती नहीं क्योंकि यहाँ वर्षा ही नहीं होती, तो यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में। जैसे हमारे यहाँ जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट केरल वाला एरिया, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसीलिए ये चार, अपने इंडिया में कितने हॉटस्पॉट पाए जाते हैं? चार हॉटस्पॉट उसमें उसमें समाहित है, चार हॉटस्पॉट में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करिए। 5 जून तो होगा नहीं, ये क्या होता है? ओजोन दिवस। इनमें दो में ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि 16 मई और 22 मई और 22 अप्रैल एक साथ दिए होते, तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता? 22 मई को। इस साल की जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? आप लोग कमेंट करिए। इस साल की जो जो जैव विविधता दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? इस साल जो जैव विविधता दिवस मनाया जा गया था उसकी थीम क्या थी? सेशन को लाइक जरूर कर दें भाई, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? WHO, UNEP, IUCN और WWF। आप लोग कमेंट करिए। IUCN, IUCN, WHO, UNEP और WWF, तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? गलत बता रहे हैं। IUCN। किसके द्वारा? IUCN। राइट डाटा बुक किससे संबंधित होती है? जो भी विलुप्त प्रजातियां होती हैं उनसे संबंधित होती है। तो ये इसमें क्वेश्चन अगला है जी, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कौन सी डाटा बुक होती है? रेड डाटा बुक। क्या होती है? रेड डाटा बुक। कौन जारी करता है? आप लोगों ने पीछे देखा है, IUCN। कौन जारी? रेड डाटा पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम करेगा। IUCN कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है, क्योंकि लेखपाल में 10 नंबर का, मतलब 20 नंबर का UPGK है, 10 नंबर का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। मैं इसके लेक्चर के थ्रू आपको एक एक चीज़ समझाने का प्रयास करूंगा। अभी मैं MCQ लेके आऊँ, इसके लेक्चर बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जिस भाई बहन ने हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आगे देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? किसने? हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि मान लीजिए ये पार्टिकुलर एरिया है, इसमें स्थानीय प्रजातियां वगैरह की बहुत प्रचुरता पाई जाती है। स्थानीय प्रजातियों की पूरी बहुत प्रचुरता पाई जाती है, 15% से लगभग स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं, और वो संकटग्रस्त तो रहती हैं कि उनको मिटने की संभावना होती है, तो उसी को बहुत ज़्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र को, और वहाँ पे स्थानीय, ना कि बाहर की प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां हो, उसी को हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। जैसे इंडिया में कितने हॉट स्पॉट हैं? 4। ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे, पर इसमें MCQ में स्पीड में देखते हुए चलेंगे। स्पीड में तो ये किसने दिया था? नॉर्मन नॉर्मन मायर्स। किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया था 4। कितनी है? 4। ये हम डीप में आप लोगों को सब सारे कवर कराएंगे। यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट, हिमालय, एक तो हो गया वेस्टर्न घाट। जैसे इंडिया का आप लोग एक बार नक्शा देखेंगे, सही से बनाने का प्रयास करेंगे, अगर बन जाए
ये बन गया इंडिया का नक्शा। तो ये क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की ये वाला एरिया है जो पश्चिमी घाट का, ये किसमें एक हॉटस्पॉट हो गया इंडिया का। पश्चिमी घाट का कौन सा वाला एरिया, ये पूर्वी हिमालय, हिमालय का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या कौन सा हो गया हॉटस्पॉट। तो कितने दो हॉटस्पॉट हो गए, दो। एक होता है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा वाला ये वाला रीजन, ये वाला रीजन इंडो बर्मा, ये कैसा हो गया, तीन। और एक यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है वो चार। तो टोटल इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं, चार। एक वेस्टर्न घाट, एक हिमालय, एक इंडो बर्मा, एक सुंडालैंड। इसको सुंडालैंड में शामिल किया जाता है। इसको क्या किस में शामिल किया जाता है, सुंडालैंड। इसको किया जाता है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। इसको हिमालय, इसको पश्चिमी घाट। इसी में श्रीलंका वाला कुछ पार्ट जोड़ दिया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि कितने टोटल वो पाए जाते हैं हॉटस्पॉट इंडिया में, चार हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। किसने का हॉटस्पॉट संज्ञा किसने दी थी, नॉर्मन मायर्स द्वारा दी गई थी। हम अपने क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, ये पूछ रहा है वो। तो इसमें ग्रीन हाउस गैस आप लोग अच्छे से बता देंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है, इसी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मुख्य गैस इसमें कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस का कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा है, वही है CO2। CO2 मुख्य कारण इसका CO2 है। ये भी ग्रीन हाउस में ही शामिल की जाती है, पर इसको मुख्य कारण पूछ रहा है। मुख्य कारण कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य कारण कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दिखता है ओजोन परत। ओजोन परत किस लेयर, जो आप इंडिया के जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें कुछ लेयर पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल वगैरह पाई जाती है। तो समताप, ये ओजोन परत है वो किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी, समताप मंडल। सबसे पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो ये किस में पाई जाएगी, समताप मंडल। ये किसके लिए, ये अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। किसको, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, जिससे त्वचा कैंसर वगैरह रोग नहीं फैलते। अगर ये पृथ्वी पर आ जाएं तो क्या होगा, त्वचा कैंसर वगैरह हो सकता है। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किसमें आप देखे होंगे, रेफ्रिजरेटर जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं घर में, और जो AC वगैरह होती है उसमें ये गैस भरी जाती है। तो आप आज के समय देख रहे होंगे कि बहुत लोग रेफ्रिजरेटर AC वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। AC वगैरह का सब एरोसोल वगैरह में ये प्रयोग होती है कार्बन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, हमने बताया था पीछे। ओजोन दिवस का ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस। आप लोग कमेंट करें 5 जून को कौन सा दिवस मनाया, आगे क्वेश्चन में दिया गया है, एक क्वेश्चन इस पे रखा गया है। उसके बाद देखें अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, पहले तो अम्ल का pH मान भाई कितना होगा, 7 से कम। 7 से कम किसका pH मान होता है, अम्ल का। तो इसमें 7 से कम कौन सा दिया, 7 से अधिक ये तो होगा नहीं, 7 ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी 7 से। तो 5.6 कितना है, 5.6। कौन सी गैसें अम्ल वर्षा करती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन सी, सल्फर होती है एक तो, SO2, सल्फर का क्या होता है SO2। और एक और गैस बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप लोग कमेंट करिए, आवाज चलिए क्या। एक होती है NOx, NOx। इन दो गैसों के जरिए से सल्फर अम्ल वर्षा होती है। इसमें अच्छा आगे दिया है SOF और NOx, SOF और NOx। सल्फर आपको ऐसे क्रिया ना देके सल्फर दे देगा, तो आपको क्या लगाना के आना है, सल्फर लगा के आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, नहीं है। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पहले तो पढ़ना है। तो क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किससे, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नहीं है, नाइट्रोजन। ये किससे, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नहीं है। मीथेन किससे संबंधित है, मीथेन ग्लोबल वार्मिंग संबंध है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और ये कौन सा है, आप लोग कमेंट करिए। N2O किसका सूत्र है। उसके बाद देखते हैं कार्बन चक्र संबंधित है। जो कार्बन चक्र है वो किससे, जल से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है, CO2 से संबंधित है, या तो नाइट्रोजन से संबंधित है। आप लोग कमेंट करिए। कार्बन चक्र किससे, कार्बन मतलब जो भी गैसें वगैरह उससे संबंधित है। ये किससे, CO2 से संबंधित है। कार्बन चक्र किससे संबंधित है, CO2 से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला कौन सा जीव पाया जाता है। जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में एक जीव पाया जाता है, वो उसी बैक्टीरिया के नाम पूछ रहा है।
उसमें कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, उसी का ये नाम पूछ रहा था। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सी बैक्टीरिया दलहनी फसलों में पाई जाती है। तो राइजोबियम, कौन सा, राइजोबियम, जिसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जो भी हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन होता उसको हमारी मृदा में मिला देता है, उसको हमारी क्या करता है, मृदा में मिला। आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक प्रदूषण का उदाहरण है, जैविक प्रदूषण का उदाहरण है क्या है, बैक्टीरिया। जैविक प्रदूषण में क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसका उदाहरण है, जैविक प्रदूषण का। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है, आप लोगों को पता होगा डेसिमल। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापते हैं, डेसिमल में। कितनी डेसिमल ध्वनि को प्रदूषण में का माना जाएगा, कितने डेसिमल ध्वनि को प्रदूषण में माना जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कितने प्रदूषण की ध्वनि होनी चाहिए, कितने डेसिबल की। उसके बाद देखते हैं, सबसे अधिक जल प्रदूषण होता है, सबसे अधिक जल प्रदूषण घरेलू कचरे से, औद्योगिक अपशिष्ट से, कृषि अपशिष्ट से, तापीय प्रदूषण से। आप लोग कमेंट करके बताएंगे किससे सबसे ज़्यादा होता है। आप देखें जो भी उद्योगों के किनारे शहर हैं, उद्योगों के जो उद्योग हैं, मान लो जमशेदपुर है, जमशेदपुर से के किनारे से कौन सी नदी गुजरती है, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा कैसी, एक जैविक मरुस्थल की तरह कार्य करती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ है, उनसे जो भी मलबा वगैरह निकलता है उससे वहाँ के जीव जंतु की क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो ये उसी से आप समझ जाएंगे सबसे ज़्यादा जैविक प्रदूषण कहाँ से होता है, जल प्रदूषण या जैविक प्रदूषण, जल प्रदूषण तो वो औद्योगिक अपशिष्ट से होता है। जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं वो हमारी नदियों में डायरेक्टली मिला दिए जाते हैं। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है, कमेंट करिए। यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है भाई, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन होता है जल से संबंधित। जो भी जल वगैरह होता है उसमें क्या है, कार्बन की, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता। जो भी उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, उसमें हमने ऑक्सीजन बता दिया था, वो सॉरी गलती हो गई थी। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता हो जाती है। मुख्य कारण क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है। शैवाल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो जल्दी से मतलब यहाँ पे उगते हैं, और नीचे जीव जंतु होते हैं उनको क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो नहीं मिल पाती, तो उनकी क्या होने लगती है, मृत्यु होने लगती है। उसके बाद देखेंगे बायो मैग्निफिकेशन। इसमें क्या है, बायो का से ही आप लोग समझ जाएंगे बायो मैग्निफिकेशन किससे संबंधित है, जल से, वायुमंडल से, या खाद्य श्रृंखला से। तो बायो मैग्निफिकेशन खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। किससे संबंधित है, वायुमंडल नहीं लगाएंगे आप लोग, ज़्यादातर लोग ये मार रहे हैं। तो इसमें क्या है, खाद्य श्रृंखला। बायो मैग्निफिकेशन किससे संबंधित है, खाद्य श्रृंखला से संबंधित। इसका तात्पर्य है कि जब भी जो भी प्रदूषण होता है वो एक जंतु से, मान लीजिए कोई प्रदूषण फैला है, वो तालाब में गया, एक मछली ने खाया, एक मछली को कई मछलियां खाती हैं बड़े, तो उसके बाद मछली को कई व्यक्ति खाते हैं, तो उनसे क्या है, उसका क्या है, प्रभाव बढ़ता जाता है, ब्रॉड एरिया में फैलता जाता है। वही मैग्निफिकेशन मतलब फैलना। वायु प्रदूषण, डीडीटी का प्रभाव सर्वाधिक किस पर पड़ता है, आप लोग बताएंगे। उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता। तो आप बताएंगे तो सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगा, शीर्ष उपभोक्ता पर। इसका रीजन है, मान लीजिए डीडीटी लगाया गया, तो डीडीटी लगाया गया मतलब खेतों में, वो किस पे, उत्पादक पे आएगा। उत्पादक के बाद इसको कौन खाएगा, उपभोक्ता। मान लीजिए एक खेत में लाए तो कई उपभोक्ता खाते हैं, फिर उपभोक्ता के बाद इनको बैक्टीरिया वगैरह, ये कौन, ये, फिर इसके बाद ये, तो इनकी क्या है, जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके प्रदूषण बढ़ता जाएगा। उसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किससे संबंधित भाई, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, कचरा निपटान से। तो आप लोग पढ़ रहे होंगे ठोस, अब कई बार आपने पढ़ा होगा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वजह से सरकारें फेल हो रही हैं। आपने मीडिया में देखा होगा चर्चा में, तो वो किससे है संबंध, कचरा निपटान से। आप लोग इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, उसके बारे में पढ़ रहे होंगे, ठोस अपशिष्ट। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है पूछ रहा है इसमें। तो आप देखें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। पहले तो आप लोग देखेंगे ऊर्जा को 2 भागों में बांटा जाता है, एक नवीकरणीय, एक गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद बहुत लंबे समय में उनका निर्माण हो सकता है, हाल ही में तुरंत उनका निर्माण नहीं हो सकता, वो किसमें, अनवीकरणीय में आते हैं। और नवीकरणीय में ऐसी ऊर्जा संसाधनों को रखा जाता जिनको बार बार यूज किया जाता। मान लीजिए आप सौर ऊर्जा है, मतलब सूर्य से जो प्रकाश है वो आज भी आ रहा है, कल भी आएगा, तो वो कैसा है, नवीकरणीय है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, बायो हो गई, बायोगैस हो गई, गोबर गैस हो गई, ये सारी हो गई। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय बूझ रहा, नवीकरणीय नहीं बूझ रहा है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें क्या होगा, यूरेनियम, जल है, सौर ऊर्जा भी है, पवन भी है। तो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई, सेशन को लाइक जरूर कर दें, सेशन को लाइक जरूर कर दें। उसके बाद देखेंगे बायोगैस का मुख्य
बायोगैस का मुख्य कारण, जो भी हमारे धान वगैरह में कौन सी गैस निकलती है आप लोग देखे होंगे तो मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। बायोगैस का मुख्य कारण कौन सा है? मीथेन गैस। कौन सा है? मीथेन गैस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष लाया गया? 1985 में। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष लाया गया? 1985 में। जी पिछले पिछले ईयर के आए हुए क्वेश्चन है भाई, जो पिछले साल पूछे गए कई विभिन्न एग्जाम, उनसे हमने निकाले हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है हमने खुद से बनाए, पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए, उनसे मैंने PYQ लिए हैं ये। तो ये सारे कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। सेशन को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर भाई अच्छा ना लग रहा हो सेशन तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डिसलाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। टिपको आंदोलन संबंधित है, आप लोग बताइए, जल संसाधन, वन संसाधन, वन्य जीव संरक्षण या मृदा संरक्षण, बताइए। तो ये किससे संबंधित था? वन संरक्षण से संबंधित था। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? आगे इसमें दिया गया है, क्वेश्चन ही हमने बनाया। चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित था? उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सरकार वन वगैरह काट रही तो वन से ही संबंधित था। इसके मुख्य नेता कौन थे? सुंदरलाल बोगड़ा। ये आप एक बार लिख लेंगे, इसके मुख्य नेता सुंदरलाल बोगड़ा। पूछा जाता सुंदरलाल बोगड़ा किससे संबंधित है? सुंदरलाल बोगड़ा। साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है। आप लोग बताएंगे साइलेंट वैली घाटी कहाँ पाई जाती है? साइलेंट घाटी कहाँ पाई जाती है? आप लोग कमेंट करिए, साइलेंट घाटी कहाँ पाई जाती है, तब आप लोग बता पाएंगे। तो ये साइलेंट वैली किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है? केरला में। आप लोगों को याद होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में कवर कराऊंगा। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये क्या पूछ रहा है? प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। इसमें कौन सा है? नीलगिरी। कमेंट करिए नीलगिरी। उसके बाद ये बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? बायोस्फीयर फेयर रिजर्व होता है, उसका उद्देश्य मेनली क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व का? संरक्षण करना, संरक्षण व विकास में संतुलन, केवल वन्य जीव संरक्षण, केवल केवल पर्यटन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। केवल वन्य जीव संरक्षण, जहाँ पे केवल शब्द लगा वो जान लीजिए कि गलती ही होगा। औद्योगिक विकास का मतलब ही नहीं, इसमें एक ही बचा है कौन सा? आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपने कहीं कितनी भी किताबें पढ़ लें, पर वो आप अपने पुरानी जो तैयारी आपने समग्र तैयारी के दौरान जो भी चीज़ें सीखी हैं उसका थ्रू एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? सही हो जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसका केवल लगा, केवल पर्यटन से संबंधित, क्योंकि वहाँ पर्यटन भी अमान्य होता है, वहाँ पर्यटन के लिए अलाउ नहीं होता। केवल वन्य जीव केवल नहीं होता है, इसमें संरक्षण और विकास में संतुलन के लिए होता है। ये संरक्षण तो करना ही करना, और विकास के लिए, भविष्य के विकास के लिए भी होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या प्रतिबंधित होता है? पर्यटन, अनुसंधान, शिकार और संरक्षण। जो राष्ट्रीय उद्यान में होता है, आप लोगों को पता होगा, जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह होते हैं उसमें एक चीज तो बिल्कुल ही प्रतिबंधित होगी, शिकार। क्योंकि भाई जिस जीव जंतु के लिए वो बनाए गए हैं उनका आप लोग शिकार नहीं कर सकते। अगर शिकार करेंगे तो उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य ही होता है कि उनको संरक्षण करना और उनको बढ़ावा देना। उसके बाद देखें, वन्य जीव अभ्यारण्य में अनुमति होती है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहता है राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य में अनुमति होती है शिकार की, सीमित मानवीय गतिविधियों की, खनन की, वृक्ष कटाई की। ये तो तीनों हो ही नहीं सकते। सीमित मानवीय गतिविधियों का आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। वन्य जीवों का संरक्षण कर रहे हैं तो हम लोग शिकार क्यों करेंगे? आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम जिस चीज का संरक्षण करेंगे और उसी का शिकार करेंगे तो उनका संरक्षण का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये तो आप गलत मान लीजिए। खनन, क्योंकि अगर वहाँ खनन करेंगे तो पेड़ पौधों क्या करेंगे? कटाई, और जो भी वन्य जीव उनके जो आवास हैं उनका क्या होगा? विनाश होगा। तो ये भी गलत हो गया। वृक्ष की कटाई होगी तब भी उनका आवास का विनाश होगा। तो ये क्या होगा? सीमित मानवीय गतिविधियां कर सकते हैं, आप लकड़ी वगैरह चुन सकते हैं। ये चीज़ें रहती हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था 1969, 1971, 1973, 1975। देखते हैं कौन भाई हमारा जवाब देगा, कमेंट करिए एक बार। कौन भाई हमारा जवाब देगा, एक बार कमेंट करिए। कब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? आप लोग कमेंट करिए। तो इसमें कब हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट आप लोग बताइए अब। प्रोजेक्ट एलिफेंट। उसके बाद बाघ संरक्षण से संबंधित है। बाघ का मतलब ही है यार प्रोजेक्ट टाइगर। क्या ना संबंधित है? टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। जैव विविधता अधिनियम
लागू हुआ था? जैव विविधता अधिनियम का मुख्यालय भी कहाँ पे है, आप लोग ये भी बता सकते हैं। जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था अपने यहाँ? लागू पूछ रहा है, लागू 2002 में हुआ था। बना कब था ये बना पूछ ले तो 2000 में बना था, पर ये लागू कब हुआ था? 2002 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में इसका मुख्यालय, आप लोग नोट कर लेंगे। जैव विविधता मुख्यालय कहाँ पे है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सब भाई बहनों ने हमारे रट मारा होगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, कब लागू किया गया। तो ये कब बनाया गया? 1986 में, भोपाल गैस त्रासदी के बाद। कब बनाई गई? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ये कब हुई थी? 1985 में। 1985 में कौन सा एक और प्लान आया था? गंगा एक्शन प्लान, पीछे मैंने बता रखा है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब? 1974 में। जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम कब लाया भाई? 1974 में। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम आप लोग कमेंट करिए 1980 में आया था या 72 में? सॉरी, 1980 में आया था या 72 में? तो 1980 में। वन संरक्षण, वन का पूछ रहा है, वन्य जीव संरक्षण नहीं पूछ रहा है। पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है भाई? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर देना है, नहीं तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है पृथ्वी दिवस। आप लोग देखेंगे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता दिवस हो गया, ये मैंने पीछे बताया है। ये हो गया पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को ओजोन ओजोन दिवस। ये सारे दिवस इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या है? पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ये एक जगह आप लोगों को नोट कर लेना है जिससे आप भूले ना। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस भाई, ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। आपको मैंने पीछे बता रखा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। उसके बाद देखेंगे रामसर सम्मेलन। रामसर ईरान का एक शहर था, वहां पे वर्ष 1971 में एक सम्मेलन हुआ। वो किससे संबंधित था? आर्द्र भूमियों से संबंधित। मेरी रामसर स्थल की वीडियो पड़ी है यूपी स्पेशल में, आप लोग उसको देख लेंगे। इंडिया इसका कब भाग बना? 1982 में। उससे पहले इंडिया के 2 स्थलों को रामसर स्थल का दर्जा दिया जा चुका था। आप लोग वो प्लेलिस्ट जाके जरूर देखेंगे। रामसर दिवस कब मनाया जाता है भाई? आर्द्र भूमि दिवस नाम से दे देगा, या रामसर दिवस, या तो आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही ईरान के एक शहर रामसर में इसकी बैठक हुई थी। उसके बाद देखें भारत में प्रथम रामसर स्थल। हमने हमने रामसर स्थल वाला चैप्टर जब यूपी स्पेशल पढ़ा रहे थे, उसमें रामसर स्थल वाला चैप्टर कंप्लीट कराया था, तो उसमें हमने बताया था। उसमें चिल्का झील और एक राजस्थान की चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। ये भी पूछ लेगा कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा। उसके बाद राजस्थान का एक और है, उसको भी 2 आर्द्र भूमियों को, इंडिया की 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। तो उसके बाद 81 में इनको दर्जा कब दिया? 81 में। और इंडिया का उस पर भाग कब बना? 1982 में। उसके बाद एक है केवला देव, कहाँ की? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का एक है, शायद केवला देव है, लोकटक मड़, हाँ केवला देव। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। इसको और इसको 1981 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। लोकटक कहाँ की है? ये लोकटक झील मणिपुर। सांवर सांवर झील, आप लोग बूलर झील जम्मू कश्मीर। ये सांवर झील खारे पानी की झील है, कहाँ? राजस्थान में। जैव विविधता सम्मेलन हुआ था। जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम, रियो, क्योटो। ये पूछ लेता, डायरेक्ट पूछता कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको पूछेगा। और इसकी वो भी पूछ लेता है, इसी को जैव विविधता दिवस को पृथ्वी सम्मेलन भी, इसका डेट भी पूछेगा स्पेशल आपको। तो जैव विविधता दिवस कहाँ हुआ था आपका? रियो में, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, या तो ऐसे दे देगा रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ, किसका शहर है? इजरा सॉरी वो ब्राजील का, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है ब्राजील देश, ब्राजील का। तो इसी को क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। इसको कौन से सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन।
इसी को पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? वर्ष 1992 में। उसके बाद देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल है कि वो किससे संबंधित है, ये भी पूछता है। जैसे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है भाई? क्योटो प्रोटोकॉल, आप लोग कमेंट करिए। तो ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। ये किससे संबंधित था? ग्रीन हाउस गैसों। कब हुआ ये आप लोग बताएंगे। उसके बाद पेरिस समझौता संबंधित है। पेरिस समझौता जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण या वनों की कटाई। पेरिस सम्मेलन वो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। पेरिस सम्मेलन किससे संबंधित? जलवायु परिवर्तन से। पेरिस सम्मेलन में ही जो हमारे लक्ष्य हैं वो निर्धारित किए गए। 15-17 लक्ष्य हैं या 15, आप लोग कमेंट करिए। जो हमारे लक्ष्य हैं उनको निर्धारित किया गया किस सम्मेलन के थ्रू? पेरिस। UNFCCC लागू हुआ। UNFCCC कब लागू हुआ आप लोग बताएंगे? UNFCCC इसकी स्थापना हुई थी पृथ्वी सम्मेलन के बाद। पृथ्वी सम्मेलन के बाद, सम्मेलन के समय या बाद मान लीजिए, पृथ्वी सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना हुई 1992 में ही। 1992। निम्न में से कौन ओजोन नाशक पदार्थ नहीं है? ओजोन नाशक पदार्थ कौन सा नहीं है? आप लोगों ने देखा, मैंने CFC पढ़ाई है, कैसा ओजोन का नाश करता है। CO2 कैसा है? CO2 ओजोन क्षरण करता है या नहीं करता है? नाशक मतलब ओजोन का क्षरण कौन सा पदार्थ नहीं करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ओजोन क्षरण कौन नहीं करता? D, CO2। HFC ये भी करता है, हैलोजन भी करता है। ये तीनों कैसी हो गई? गलत। इसमें क्या हो गया? CO2। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? ओजोन क्षरण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था आप लोग कमेंट करिए। ईयर का नाम बताइए, ईयर। IPCC का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप मतलब ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, जिसे हम कहते हैं ना कि फुल फॉर्म याद कर लीजिए। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? IPCC का। तो इसमें क्या होगा? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज दो जगह दिया क्या? पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंट, इंडियन ये तो होगा ही नहीं, इंडियन दिया। इंटरनेशनल ये भी नहीं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इंटरनेशनल, ये भी गलत है। तो इसमें क्या होगा? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसको आप याद कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IPCC की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। कार्बन सिंक का उदाहरण है महासागर, मृदा, उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें क्या हो जाएंगे भाई? उपर्युक्त में से सभी हो जाएंगे। इसमें क्या? कार्बन सिंक जो कार्बन का अपने साथ एब्जॉर्ब करता है वही कार्बन सिंक कहलाता है। ये तीनों करते हैं। इसमें क्या है? तीनों सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है। समुद्र स्तर में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन होता है, मान लो जलवायु में वृद्धि होती है तो जो हमारी ग्लेशियर वगैरह वो पिघलते हैं, तो जो पानी कहाँ जाता है? नदियों के थ्रू समुद्र में ही जाता है। तो समुद्र का स्तर कैसा बढ़ता है? तो ये कैसा हो जाएगा? समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता है तो समुद्र स्तर में वृद्धि होगी। हिमनद पिघलेंगे तभी तो समुद्र स्तर में वृद्धि होगी। ये भी गलत है। एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। जैव विविधता ह्रास, ओजोन परत का निर्माण। तो इसमें जो जैव विविधता है उसका क्या होगा? जब जलवायु परिवर्तन होगा तो जैव विविधता कैसी होगी? घटेगी। जैव विविधता कैसी होगी भाई? घटेगी। जैव विविधता ह्रास होगा ही। तो ये भी गलत हो गया। ओजोन परत का निर्माण, ये गलत है। ओजोन परत का निर्माण नहीं होगा, ओजोन परत का भी क्या होगा? ह्रास होगा। ओजोन परत का क्या होगा? ह्रास होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, हिमनद, ज्वालामुखी। तो मरुस्थलीकरण के रोकने के लिए क्या कहते हैं आप लोग कि वन वगैरह, वृक्ष वगैरह, पौधे वगैरह लगाओ जिससे मरुस्थलीकरण रोका जा सके। अभी आपने देखा हाल ही में कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया अरावली की 100 मीटर से ऊंची चोटियों को काटने के लिए। मान लीजिए इंडिया ये है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फैला है? अरावली। गुजरात के पालमपुर से दिल्ली रिज तक अरावली फैला है। तो सबसे ज्यादा इसकी जो लंबाई पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? सबसे ज्यादा लंबाई इसकी कहाँ पर देखने को मिलती है? राजस्थान में। यहाँ पे अब राजस्थान का ये वाला एरिया कौन सा है? मरुस्थल, थार मरुस्थल। ये एरिया कौन सा है? मरुस्थल। ये वाला एरिया है मरुस्थल। आप लोग समझ के पढ़ेंगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ से धूल भरी हवाएं, जब हवाएं चलती हैं तो ये मरुस्थल से जो हवा उठती है, जो ये थार
जो ये अरावली पर्वत है यहाँ पे चोटियां पाई जाती हैं, लगभग 100 मीटर से ऊंची चोटियां, 100 मीटर से नीचे ज्यादातर, क्योंकि ये अवशिष्ट पर्वत है, सबसे पुराना पुराना प्री कैम्ब्रियन युग का है। तो ये कैसी घर्षित हो गए, मतलब घर्षण हो गया, तब भी इसकी कुछ चोटियां बहुत बहुत ऊंची हैं। तो इस पे 100 मीटर तक की, लगभग 150 मीटर के बीच की चोटियां पाई जाती हैं। तो यहाँ से जो धूल वगैरह होती है वो यहीं इससे पर्वत से टकराकर, जो इसके वृक्ष वगैरह हैं उनसे टकराकर इसका विस्तार है जो इसका इधर नहीं हो पा रहा है, इसके पूर्व में, अरावली पर्वत के पूर्व में थार मरुस्थल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि अवशिष्ट पर्वत अरावली का बीच में आना। अगर ये अरावली ना होता तो हो सकता था कि मरुस्थल का प्रभाव हमारे यूपी में मथुरा तक देखने को मिलता। और जो भी ये हवाएं वगैरह आती हैं वो सीधी हवाएं कहाँ यहाँ टकराती, जो धूल भरी आंधियां चलती वो किससे, ग्लेशियर वगैरह से टकराती। तो ग्लेशियर पे जब तेज गर्म हवाएं टकराती, धूल भरी हवाएं टकराती, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ग्लेशियर पिघलते तो हमारे जो नदियों हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ता, बाढ़ वगैरह आती है जो हमारे निचले एरिया है। और इनका क्या है, ग्लेशियर वगैरह पिघलते तो जो नीचे जमीन वगैरह है वो उपजाऊ नहीं रहती, बाढ़ वगैरह आती, डेली आपको एक बाढ़ देखने को मिलती। तो और इससे एक और प्रभाव जो हम पढ़ते हैं, एल्बिडो का मतलब होता है जो सूर्य से चमक आ रही है उसका कितना भाग परिवर्तित होता है। तो क्योंकि जो बर्फ होती है वो एल्बिडो को सबसे ज्यादा प्रवर्तक करती है, एक शीशे की तरह प्रयोग होती है। तो एल्बिडो आता जो वहां पे की मिट्टी पाई जाती तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता, ये क्या परावर्तित नहीं कर पाता। तो जो एल्बिडो वाला बजट है वो क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता। तो इसमें यही है, वनों की कटाई, इससे प्रभाव पड़ रहा है इसमें, वनों की कटाई से। नेक्स्ट देखते हैं, मरुस्थलीकरण रोकने हेतु तो सम्मेलन हुआ। मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, मरुस्थल को बढ़ने को रोकने के लिए इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, कौन सा सम्मेलन है, UNCCD। इसका सम्मेलन का क्या नाम है, UNCCD। आप लोग कमेंट में बताएंगे ये कब हुआ, UNCCD कब हुआ। कुछ काम आप लोग खुद भी करिए। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन संबंधित है, पर्यावरणीय का प्रभाव का आकलन किया गया, कब किया गया, किससे संबंधित है। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन, परियोजना मूल्यांकन आप बाद में करते हैं, वही सेम इसमें दे दिया है। उसके बाद देखें, भारत में EIA अधिसूचना जारी की गई। EIA इन्वायरमेंट से संबंधित सूचना कब जारी की गई, 1994 में। जैसे क्वेश्चन पूछा गया सेम मैंने वैसे ही क्वेश्चन टाइप कराया। तो हरित लेखांकन संबंधित है, हरित लेखांकन किससे संबंधित है, GDP से, पर्यावरणीय लागत से, जनसंख्या से, कर व्यवस्था से। तो आप लोग इसमें लगा देंगे हरित लेखांकन किससे संबंधित है, पर्यावरणीय लागत से। सतत विकास की अवधारणा दी गई किस सम्मेलन के बाद, सतत विकास की अवधारणा दी गई, तो अवर कॉमन फ्यूचर। इसी को ये भी पूछ लेता, अवर कॉमन फ्यूचर, सतत विकास, अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर नाम से भी इसको पूछ लेता। ये किस आयोग की सिफारिश पर दी गई थी, वुडलैंड आयोग। किसने कहा था, अवर कॉमन फ्यूचर नामक एक प्रकाशित की थी पत्रिका, वुडलैंड आयोग कब की थी, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कब की थी वुडलैंड आयोग ने, 1987 में, 1987 कब की थी, 1987। नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट में किस पर बल दिया गया, सतत विकास रिपोर्ट में किस पर बल दिया गया, वर्तमान आवश्यकता पर, भविष्य की पीढ़ी पर, औद्योगिक विकास पर, शहरीकरण पर। तो इसमें क्या था, सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास जो हमारा भी विकास हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो भी चीज़ें हैं वो संरक्षित रहें, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए। जैसे हम ऐसा विकास ना करेंगे, जो भी चीज़ें हैं उनका दोहन कर लें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना छोड़ें। तो ये सतत विकास का मतलब है कि ऐसा विकास जो भविष्य को अच्छे मार्ग पर या अच्छा जीवन देते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा जीवन समर्पित करके जाना, मतलब ऐसे अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर सतत विकास बनाएगा। सतत विकास का मतलब है कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर ऊर्जा जो संसाधन वगैरह है उनका उपयोग करना, ना कि एक साथ ऊर्जा का सारा उपयोग कर लेना। बाद में जो हमारी पीढ़ियां हैं, जैसे जल का आप उतना ही उपयोग करें जितना आपको लिमिट है, मतलब आपकी जरूरत है, इतना ना करें कि बेलिमिट फैल रहा है, देख रहे हैं टंकी में पानी चल रहा है तो चलते रहने देना है। निम्न में से कौन जैव अवघटनीय कचरा है, मतलब जैव अवघटनीय मतलब आसानी से जो बैक्टीरिया हमारे फंगस है उनके द्वारा अपघटित हो जाता है। तो प्लास्टिक आसानी से अपघटित होता है, नहीं होता है। पॉलीथीन होता है, वो होता है, नहीं होता। कांच होता है, नहीं होता। कागज हमारा किससे, बैक्टीरिया और फंगस से क्या हो जाता है, इनसे अपघटित हो जाता है। वही पूछ रहा है ये। 3R सिद्धांत का संबंध है, 3R मतलब किस चीज को, 3R का जो सिद्धांत है वो रिजर्वेशन को संरक्षण को लेकर है। 3R मतलब संरक्षण। तो ये किससे संबंधित है, तो ये किससे, अपशिष्ट प्रबंधन से।
तो इसमें 3R का मतलब क्या है, रिड्यूस, रिजर्व, और दोबारा मतलब उपयोग करना। इसमें क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, इसका हो जाए रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3R का कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन ई कचरा है। ई कचरा कौन सा है भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उन्हीं का कहते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। अब आप समझ जाएंगे, आसानी से कर लें ई से आप। तो बैटरी कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सारे कैसे हैं, ई कचरा है। भारत में ई कचरा नियम लागू हुए। भारत में ई कचरा जो नियम थे वो कब लाए गए थे, आप लोगों को ये बताना है। तो इसमें कब लाए गए थे, 2016 में लाए गए थे या 6 में लाए गए थे, आप लोग बताइए। 2016 में। सेशन को अच्छा लगा है तो भाई अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक जरूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आवाज़ आ रही है, एक बार कमेंट कर दीजिए आप, एक बार कमेंट कर दीजिए कोई भाई की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन जैव ईंधन है। जैव ईंधन वो पूछ रहा है, जैव, जैव मतलब होता है जो हमारे जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, जैव ईंधन होते हैं। जो भी जीव जंतु होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होता है। तो पेट्रोल ये जैव ईंधन है, नहीं है डीजल है, नहीं है केरोसिन है, नहीं है। एथेनॉल किससे बनता है, मक्का गन्ने वगैरह से बनता है। तो इथेनॉल कैसा हो गया, हमारा जैव ईंधन हो गया। एथेनॉल कैसा हो गया, जैव ईंधन हो गया। उसके बाद देखेंगे ज्वार भाटा ऊर्जा संबंधित है। ये किससे संबंधित है, सूर्य से, चंद्रमा से, पवन से, भूताप से। तो ज्वार भाटा कब आता है, चंद्रमा की स्थिति के आधार पर डिसाइड होता है। एक दिन में कितने ज्वार भाटा आते हैं, आप लोग कमेंट करिए। परमाणु ऊर्जा किस श्रेणी में आती है, परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या पारंपरिक। नहीं, इसमें आएगी भाई परमाणु ऊर्जा कैसी आएगी, अनवीकरणीय। कैसी आएगी, अनवीकरणीय ऊर्जा में आएगी। परमाणु ऊर्जा कैसी आएगी, अनवीकरणीय ऊर्जा में आएगी, क्योंकि इसका बार बार तुरंत ही विकास उपयोग नहीं किया जा सके या विकास नहीं किया जा सकता। ग्रीन बिल्डिंग का उद्देश्य है सौंदर्य, ऊर्जा दक्षता, लागत वृद्धि और ऊंचाई। सौंदर्य तो होगा ही नहीं, लागत वृद्धि होगा नहीं, ऊंचाई होगी नहीं, इसका ऊर्जा दक्षता। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है ऊर्जा दक्षता। आप लोग इल्यूमिनेशन मेथड का भी बीच बीच में प्रयोग करेंगे। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़, भूकंप, सूखा, औद्योगिक दुर्घटना। इसमें कौन सी और प्राकृतिक, प्राकृतिक आपदा ये कैसी प्राकृतिक, प्रकृति के थ्रू दी जाती। भूकंप प्राकृतिक है, सूखा भी प्राकृतिक है, औद्योगिक दुर्घटना ये प्राकृतिक नहीं है। ये कैसी है, मानव निर्मित हो सकती है। मानव निर्मित ही होती है। उद्योगों का विकास किसने किया, मानव ने किया। सुनामी उत्पन्न होती है चक्रवात से, भूकंप से, ज्वालामुखी से। अब ये तीनों से उत्पन्न होती है। इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई देश है, ये मान लीजिए कोई देश है पूरा। यहाँ पे क्या समुद्र है, ये क्या समुद्र, ये स्थल है, स्थलीय एरिया, इधर भी समुद्र है। तो समुद्र में क्या हुआ, समुद्र मान लीजिए कोई भूकंप आया। तो जब भूकंप आता है तो इनकी जो प्लेटों से मिलकर, हमारी पृथ्वी कितनी 7 बड़ी और अनेकों छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर जब प्लेट इधर किधर भी खिसकेगी या समांतर या एक दूसरे के समांतर खिसकेगी या एक दूसरे आमने सामने या दूर जाएगी एक दूसरे से। तो जब ये प्लेटें खिसकती हैं तो बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। प्लेटों को खिंचने से भूकंप वगैरह आते हैं। तो हलचल बहुत तेजी से हलचल। तो ये जो हमारी धाराएं हैं समुद्र की वो ऐसे ऐसे चलती हैं। तो इसमें क्या होगा, सुनामी। इन्हीं धाराओं को स्पीड में एक स्थल की तरफ बढ़ती हैं तो इन्हीं क्या कहलाती है, सुनामी। भूकंप आता तो सुनामी आती है। अब मान लीजिए समुद्र तल में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बहुत तेज ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो जो लहरें वो वहां भी तब भी लहरें क्या होगी, लहरें उत्पन्न होंगी। उसके बाद चक्रवात। चक्रवात का मतलब है तो जब गोल गोल चीजें आती हैं तो इससे चक्रवात से भी क्या है, सुनामी उत्पन्न होती है। चक्रवात से भी क्या है, हम आप देखते होंगे बहुत तेजी से लहरें एक उत्पन्न होती हैं। तो इनसे सबसे क्या आता है, सुनामी आता है। बड़े बड़े चक्रवात आते हैं उनसे क्या, सुनामी आ जाता है। उपयुक्त में से सभी होगा आंसर। ऐसा नहीं बहुत से लोग इसमें चक्रवात दे रहे थे, चक्रवात दे रहे थे, चक्रवात नहीं होगा, सभी होंगे। 84 देखेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ। हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ, 2005 में। इसके आपदा प्रबंधन अधिनियम के अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जैव विविधता संरक्षण का स्थल पर स्थल मतलब जहां पे जो चीज है उसका विनाश वहीं हो रहा है तो उसको स्थल पर, जहां पे जो है वहीं पर उसका संरक्षण किया जाए, उसको कहते हैं इन सीटू। उसको क्या कहेंगे, इन सीटू।
इन सीटू। और मान लीजिए किसी का यहाँ पे विनाश हो रहा है, इसको यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह लाया जाए, मान लो यहाँ से उठाया इसको और यहाँ ला के इसका संरक्षण किया जा रहा, तो ये क्या हो, यहाँ से उठा के XC2, इसको कहेंगे XC2। एक जगह जहाँ पे जिसका उसका जन्म जहाँ पे हुआ, जहाँ पे उसकी उत्पत्ति हुई, वहां पे उसका संरक्षण ना करके दूसरी जगह संरक्षण करना क्या कहलाएगा, XC2। अब इसमें आता है कि इन C2 और XC2 में कौन कौन से स्थल राष्ट्रीय पार्क या कौन कौन से आते हैं, वो मैं जब अच्छे से कवर कराऊंगा तब आपको कराऊंगा। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है, संरक्षण का उदाहरण है, सही गलत आंशिक या कोई नहीं। संरक्षण का कैसा उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है ये। ऐसे को इसमें अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो सही होगा, मैं इसमें एक बार देख लूंगा, आंसर सही होगा, क्योंकि कैसा उदाहरण, अच्छा ही उदाहरण है भाई। XC2 संरक्षण का उदाहरण है बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने देखा था, बताया था ना आपको कि ऐसे पूछ लेगा कैसे उदाहरण है। तो इसमें चिड़ियाघर आप देखते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं उनको दूसरी जगह से लाके चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया जाता, तो वो कैसे हो गए, XC2 हो गए। ये सारे किसके उदाहरण, इन सीटू। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ, वहीं बनाया जाता है जहाँ पे जो भी प्रजातियों का विलुप्त होती है, वहीं वन क्षेत्र होते हैं, वहीं पे राष्ट्रीय उद्यान का जो भी जिसका भी संरक्षण करना होता है वहीं होता है। तो ये कैसे हो गए, इन सीटू XC2 हो गए चिड़ियाघर। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, सॉरी नहीं है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो कौन सी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, O2 नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन इज द राइट। कार्बन फुटप्रिंट संबंधित है जल उपयोग से, भूमि उपयोग से, CO2 उत्सर्जन से, ध्वनि प्रदूषण से। तो जो CO2 उत्सर्जन से होता है, कार्बन फुटप्रिंट का किससे मतलब होता है, CO2 उत्सर्जन से। विश्व जल दिवस, अब इसमें क्या पूछा है, जल दिवस पूछा है। तो अप्रैल मई आपने देख लिए हैं, अप्रैल और मई देख लिए हैं। ये क्या पृथ्वी दिवस हो गया, ये क्या क्या था, पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ये क्या हो गया, ओजोन दिवस। अब किस इसमें क्या बचा, एक ही बचा है। ऐसे आप लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो विश्व जल दिवस कब हो गया, 22 को। अब 22 मई को भी विश्व जैव विविधता दिवस मनाया, तो क्योंकि 22 अब मार्च है, 22 मई है और 22 अप्रैल, इनमें तीनों में बहुत कंफ्यूजन है। ये भाई आप लोगों को अच्छे से याद करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं जैव ईंधन नीति भारत में लागू की गई। जैव ईंधन नीति भारत में कब लागू की गई, जैव ईंधन नीति तो कब आई, 2009 में। लागू कब की गई, 9 में। आई कब है, कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई, 2010 में। सॉरी 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नागपुर, महाराष्ट्र। NGT का मुख्यालय नई दिल्ली। NGT का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, अच्छा हाँ सॉरी, NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। एक कमेंट आ रहा था नई दिल्ली, इसमें भाई नई दिल्ली है, सॉरी नागपुर में किसी का मुख्यालय है। NGT का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में ही है। पर्यावरणीय न्याय संबंधित है। पर्यावरणीय न्याय किससे संबंधित है भाई, समान विकास से, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से, हरित कर से और जल प्रबंधन से। पर्यावरणीय न्याय, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो भाई आपको अच्छे से याद रखना है। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से संबंधित है, जो भी प्रदूषण फैलाता है उससे भुगतान करती है सरकार। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का अर्थ है सरकार भुगतान करे, जनता भुगतान करे, प्रदूषक भुगतान करे या NGO भुगतान करे। जो भी भाई प्रदूषण फैलाता है वही तो भुगतान करेगा। तो सी हो गया, हम प्रदूषण नहीं फैलाएंगे तो हमसे क्यों भुगतान होगा। उसके बाद भारत में सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य है। वनावरण मतलब वनों की एरिया सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, वो पूछ रहा है ये। तो इसमें MP है, MP सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पाई जाती है, MP में ही पाई जाती है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है, सुंदरबन। सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरबन। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम का उद्देश्य कर संग्रह, संरक्षण और लाभ, साझेदारी, औद्योगिक विकास, खनन। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं UNEP का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। ये कई क्वेश्चनों में पूछा गया है। जिनेवा, पेरिस, नैरोबी या रोम। नैरोबी कहाँ पाया जाता है, ये किसमें, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। मैंने इतना आपको हिंट दे दिया है। तंजानिया में पाया जाता, कहाँ पाया जाता आप लोग कमेंट करिए। उगांडा कहाँ पाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरियो। पीछे भी हमने क्वेश्चन कराया था इस
तो इसी को ब्राज़ील सम्मेलन भी कहा जाता है। आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दें, अगर कुछ सजेशन देना तो कमेंट कर दें। अगर कुछ बीच में गलती हो गई एक आध क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे अगली वीडियो में उसमें सुधार कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।